हेलो एवरीवन। मैं बादल एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था वास्तविक संख्याओं के पाठ परिचय के बारे में, आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और पाठ परिचय में हमने सबसे पहली हेडिंग पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। आइए हम उस चीज़ को आज विस्तार से समझते हैं कि संख्याओं का वर्गीकरण होता क्या है, किस किस प्रकार की संख्याएं होती हैं और उन संख्याओं को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, उसको आज हम पूर्ण रूप से विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक ही क्या है? आज हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहले देखो हमारे चैप्टर का नाम दे रखा है वास्तविक संख्या, क्योंकि हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर 1 का ही नाम क्या दे रखा है? वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या होती क्या है? देखो, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या वो होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह। अगर हम परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देते हैं तो वो कौन संख्या बन जाती है? वास्तविक संख्या बन जाती है। उसके बाद परिमेय संख्याओं को हम तीन भागों में बांटते हैं। परिमेय संख्या में पहले रखी है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरे नंबर पर दे रखा है होल नंबर मतलब जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। और तीसरे नंबर पर दे रखा है इंटीजर नंबर। इस नंबर पर क्या दे रखा है? इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं। आइए हम सारी चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? देखो, पॉजिटिव इंटीजर जिसके अंदर धन लगा हो, मतलब धन की चिन्ह लगा हो, वो होता है तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हमें देखना है कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या होती क्या है, और जितनी सारी ये सारी संख्या है पूरी, वही पूरी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो डेफिनेशन बनाइए परिमेय संख्या, उसके बाद जो हम बोलेंगे वो लिखना है। परिमेय संख्या क्या होती है? देखो, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q दोनों क्या होना चाहिए? q बराबर क्या ना हो? 0 ना हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q बराबर क्या ना हो? 0 ना हो, और p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे हम क्लियर समझते हैं। परिमेय संख्या जैसे मान चलो 2/4 हो गई, तो 2/4 इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p का मान कितना रखा है? 2, q का मान कितना रखा है? 4, मतलब 2/4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हमको देखना है कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब वो कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। उसके बाद में और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान चलो हमने 4 ले लिया। अब देखो, क्या 4 एक परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले तो हमको इसे भिन्न के रूप में बनाना है। तो इसके बटे हम अपने मन से क्या लिख सकते हैं? 1, मतलब ये p/q के फॉर्म में हो गई है। p बराबर 4 है और q बराबर कितना? 1। मतलब हम कह सकते हैं कि 4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और समझते हैं, जैसे मान चलो अगर रूट के अंदर कोई संख्या आ गई, रूट के अंदर कितनी आ गई? 16। अब इससे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर कितना निकल जाएगा? 4, क्योंकि 16 किसका वर्ग है? 4 का। 4 बाहर निकल गया। इसके बटे में हम अभी कह सकते हैं कि 4 क्या थी? एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि √16 क्या एक परिमेय संख्या है। इतना समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या होती क्या है। उसके बाद आगे दे रखा है कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो अब देखना है हमको अपरिमेय संख्या। तो देखो, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वो कौन संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इतना समझ में आया हो कि परिमेय संख्या होती क्या है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। एक बार फिर से समझ लो, परिमेय संख्या क्या होती है? वो संख्या जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और q बराबर क्या ना हो? 0 ना हो। एग्जाम्पल के लिए अभी बताया था 2/4, 3/6, 4 हो गई। रूट के अंदर जितने सारे वर्ग आते हैं, जैसे रूट के 16, रूट के 36, ये जो सारी संख्या है वो सारी संख्या कैसी है तुम्हारी? और आगे हम लगा देंगे etc, मतलब ये सारी जो संख्या है वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो आई होप, आशा है कि आपको परिमेय संख्या का जितनी सारी परिमेय संख्या की डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी, और परिमेय संख्या होती क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हमको देखना है अपरिमेय संख्या।
तो अपरिमेय संख्या अभी बोला था, अपरिमेय संख्या जिनको हम p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। किस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो होती है अपरिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इनको और समझते हैं। तो जैसे देखो, रूट के अंदर अगर हमने 3 लिखा तो 3 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और जब रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो ये p बटे q के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्या संख्या एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद रूट के साथ ये भी क्या संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। और हम लेते हैं एक पाई, पाई भी क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जो पाई होती है उस पाई का मान तो 22/7 होता है, और 22/7 होता है, इसका मतलब ये p बटे q के फॉर्म में, और जब p बटे q के फॉर्म में तो ये परिमेय क्यों नहीं है? तो आइए हम इसका आज प्रूफ बताते हैं कि क्यों नहीं होती है ये। क्यों? ध्यान रखना, ये पाई होता है ना, ये पाई 22/7 इसका मान होता है। अगर हम 22 में 7 का भाग देंगे तो 22 में पूरी पूरी बार 7 का भाग नहीं जाएगा। मतलब ये संख्या अगर तुम 22 में 7 का भाग दे के देखना तो उसमें पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा। मतलब ये कौन सा दशमलव होता है? ये होता है अनावृत्ति अशांत दशमलव। अनावृत्ति का मतलब क्या होता है? इसकी आवृत्ति बार बार नहीं होती और वो शांत भी नहीं होता है। जैसे हम 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे शांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आवर्तीय अशांत दशमलव और अनावर्तीय अशांत दशमलव। तो जो शांत दशमलव था वो भी परिमेय संख्या हो सकती थी, और आवर्तीय अशांत दशमलव था वो भी परिमेय संख्या हो सकती थी, लेकिन अनावर्तीय अशांत दशमलव कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। जो पाई का मान 22/7 है वो अनावर्तीय अशांत दशमलव ही है, इसलिए पाई कभी भी तुम्हारी परिमेय संख्या नहीं होती है। वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या ही होती है। आप भाग दे के देखना, 22 में 7 का पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा। अपरिमेय संख्या भी समझ में आया होगा। उसके बाद परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटते हैं। प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन लिख सकते हो। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिन्हें हम किसी भी चीज को गिनने में प्रयुक्त करते हैं। जैसे मान चलो ये जो मार्कर है, कितने मार्कर हैं? 2। तो ये भी 2 संख्या है, वो किस संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, इनको हम गिनने में यूज कर रहे हैं। जैसे मान चलो क्लास में 20 बच्चे हैं तो वो 20 संख्या है, वो भी किस संख्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। मान चलो आप कहीं भी रूम में बैठे होंगे या फिर स्टडी टेबल्स हमारे सामने रखी हो, तो जहाँ पे बैठ के आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे बुक रखी होंगी, तो वो भी बुक कितनी है? एक बुक हो गई। तो उसको हम गिन रहे हैं। तो किसी चीज को जब गिनने में यूज करते हैं, जब संख्याओं का हम गिनने में यूज करते हैं, तो वो वाली संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है वो कौन संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। इतना समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो किसी वस्तु को गिनने में यूज होती है, वो कौन संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद देखना है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है? तो देखो पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर हम प्राकृतिक संख्या के समूह में, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन लिख सकते हो इस प्रकार से। पूर्ण संख्या लिखना, पूर्ण संख्या लिखने के बाद में एफ का निशान लगाना और आगे आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर शून्य को ऐड कर दिया जाए, किसको जोड़ दिया जाए? शून्य को जोड़ दिया जाए। प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य को जोड़ दिया जाए तो वो कौन संख्या बन जाती है? तुम्हारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या कौन सी थी? 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में किसको जोड़ दिया हमने? 0 को जोड़ दिया, तो कौन संख्या बन गई है? पूर्ण संख्या। तो आई होप समझ में आया होगा कि पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर हम प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को जोड़ दें तो कौन संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। उसके बाद आगे देखना हमें पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या होती क्या है? अगर पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन लिखना है तो ऐसे लिखिए, पहले पूर्णांक बनाइए, हेडिंग बनाइए पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखिए इंटीजर नंबर। आगे लिखना है, देखो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को ऐड करें और ऋणात्मक संख्याओं को ऐड करें। ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं के पहले ऋण का चिन्ह लगा हो। किसका चिन्ह लगा हो? ऋण का, मतलब नेगेटिव चिन्ह लगा हो। इस मान चलो -1, -2, -3, तो ये वाली जो संख्या है वो कौन सी होती है? ऋणात्मक संख्या है। तो इसकी डेफिनेशन याद रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम शून्य को और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं तो वो कौन संख्या बन जाती है? पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। और पूर्णांक संख्याएं भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। आइए हम इसको और विस्तार से समझते हैं। मान चलो ये नंबर लाइन है,
अभी हम किनको समझ रहे हैं, पूर्णांक को समझ रहे हैं, तो समझेंगे यहाँ। देखो 0 के इस तरफ देखेंगे तो ये प्लस वाली होंगी, 1 2 3 4 ऐसे कहा जाएंगे अनंत तक। और 0 के इस तरफ चलेंगे तो ये कौन संख्या होगी, माइनस वाली, तो ये कहा जाएंगे अनंत तक। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो संख्या थी वो कौन संख्या थी, प्राकृतिक संख्या थी। प्राकृतिक संख्या के समूह में किसको जोड़ा, 0 को, और किसको जोड़ दिया, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया, तो कौन संख्या बन गई, पूर्णांक संख्या बन गई। और पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। देखो जिनके अंदर धन का चिन्ह लगा है वो धनात्मक पूर्णांक है। वो कौन से पूर्णांक है, धनात्मक, मतलब पॉजिटिव पूर्णांक है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 5 ऐसे लेके कहाँ तक, अनंत तक। उसका नेगेटिव -1 -2 -3 -4 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। तो ये हो गई तुम्हारी नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। अब आपके मन में एक आ रहा होगा कि ये शून्य बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा हुआ है, शून्य। तो देखो शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हमको ये याद रखना है। देखो शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक। अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहले देखा हमने वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में डिफाइन करते हैं, 2 भागों में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q बराबर क्या ना हो, 0 ना हो, वो कौन संख्या होती है, परिमेय संख्या। एग्जांपल भी समझा था, 2/3 4/3 कुछ भी ले सकते हो। 4 हो गई, वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या। √16 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। √16 परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि √16 किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है, 4 का। अगर तुम इसे रूट से बाहर निकालोगे तो बाहर कितना निकलेगा, 4। जैसे √36 है तो √36 किसका वर्ग है, 6 का। अगर रूट से बाहर निकालोगे 36 को तो कितना निकल जाएगा, 6, और उसके बटे 1 लिख सकते हैं, मतलब 6/1, तो वो भी क्या, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हमने देखा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान चलो √3 है, अब √3 किसी का वर्ग तो है नहीं है, उसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, अतः √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखा हमने √7, √7 भी क्या, एक अपरिमेय संख्या। और फिर हमने देखा पाई, और पाई का हमने प्रूफ भी जाना कि पाई किस लिए परिमेय संख्या नहीं होती है। क्योंकि हम ये भी तो कह सकते हैं, किसी से हम ये सवाल कर सकते हैं कि पाई का मान तो 22/7 होता है, फिर वो परिमेय संख्या क्यों नहीं है। तो हम उसको बताएंगे कि भाई पाई एक अनावर्ती आसान दशमलव है, और अनावर्ती आसान दशमलव कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये हम 9th में अच्छे से पढ़ के आए होंगे, फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है आपका संख्या पद्धति में। तो वहाँ अगर 9th क्लास में जाके अगर आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, तो वहाँ शांत दशमलव के बारे में बहुत अच्छे समझाया गया है कि यहाँ शांत दशमलव कितने प्रकार का, वो सॉरी दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। उसके बाद में परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा था। पहले दे रखा है तुम्हारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, वे संख्या जिनको हम किसी भी चीज को गिनने में प्रयुक्त करते हैं। जैसे मान चलो टेबल है, कितनी टेबल है रूम के अंदर, तो वो उनको काउंट करें। मान चलो 20 है, तो 20 क्या है, एक परिमेय, वो सॉरी प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम शून्य को जोड़ देते हैं तो वो कौन संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। उसके बाद हमने पूर्णांक देखा था। अब पूर्णांक क्या होता है, देखो पूर्णांक के बारे में हमने जाना था कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, पूर्णांक। और पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, देखो 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या है वो कौन सी है, धनात्मक पूर्णांक। और माइनस के 1 से लेकर माइनस के अनंत तक की जो संख्या है वो कौन सी होती है, तुम्हारी ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक। अभी तक हमने इन संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अभी हम और जानते हैं कि सम संख्या होती क्या है, विषम संख्या होती क्या है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में और जानते हैं। अभी हमको और देखना है किसके बारे में। पहले हम समझ लेते हैं भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या इसकी डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन लिख लो, हम अभी शॉर्ट में लिख देते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, इसमें एक का भाग चला जाए, स्वयं का जाए, स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए, किसी और संख्या का भाग चला जाए।
वे भाज्य संख्या होती है। वे कौन संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो ये बात याद रखना है कि भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे बाद हमको इस बात पे फोकस रखना है कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक का भी भाग चला जाए स्वयं का, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए। जैसे मान चलो हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक संख्या लेते हैं। जैसे मान चलो हमने एक संख्या ले ली, कितनी? 4। ये संख्या ले ली 4। अब देखो इस 4 में सबसे पहले तो इसमें एक का भी भाग जा रहा है, स्वयं स्वयं मतलब 4 का भी जा रहा है, और इसमें कितने भाग चला जा रहा है? 2 का भी भाग जा रहा है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि एक का और स्वयं का, उसके अलावा किसी अन्य संख्या के अलावा भी उसमें क्या चला जाए? भाग चला जाए। एक का और स्वयं का, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए तो वो कौन संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे 6 ले लिया हमने। 6 में एक का भी भाग जाता है, 6 का भी जाता है। उसके अलावा देखो किसी का जा रहा है क्या? 2 का जा रहा है। और किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। देखो एक के और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है, मतलब ये कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या है। तो 6 कैसी है? एक भाज्य संख्या है। और भी देख सकते हैं, मान चलो 8 देखा हमने। देखो 8 में एक का भी भाग जाता है, और 8 का भी जाता है, और उसमें 4 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा। तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है, मतलब एक संख्या एक भाज्य संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक का, स्वयं का और उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, वो होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में समझ में आया होगा। अब हमें देखना है अभाज्य संख्या। साथ साथ में नोट करते चलना है कि हाँ भाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या होती है। हाँ हमको देखना है अभाज्य संख्या के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। देखो अभाज्य संख्या, अब देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें एक का भाग जाए और स्वयं का जाए, के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए। इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई होगी भाज्य संख्या की। अब अभाज्य संख्या की डेफिनेशन देखना। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक का भाग चला जाए और स्वयं का भाग चला जाए। एक का भाग चला जाए और स्वयं का भाग चला जाए, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। जैसे मान लो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ली हमने 2। अब देखो 2 में सिर्फ एक का भाग जाता है और 2 का जाता है, उसके अलावा किसी और का जा रहा है क्या? नहीं। तो 2 क्या एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3 देखो, 3 में देखो एक का भाग जा रहा है और 3 का जा रहा है, मतलब 3 भी क्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ही क्या है? अभाज्य संख्या की डेफिनेशन होती है कि इसमें एक का भाग और स्वयं का भाग है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। और देखो जो 5 है, 5 में एक का भाग जाता है और 5 का भाग जाता है, उसके अलावा किसी और का जा रहा है क्या? नहीं। तो 5 क्या हुई? एक अभाज्य संख्या हो गई। तो अभी तक आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में समझ में आया होगा। अभी हमें दो संख्याओं के बारे में और समझना है, सम संख्या और विषम संख्या होती क्या है। तो आइए उनको और समझते हैं। सम संख्या, देखो सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो याद रखना, देखो सम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरी बार भाग चला जाए, वो संख्या कौन सी होती है? सम संख्या होती है। जैसे मान चलो 2 है, 2 क्या एक सम संख्या की, इसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा। 4 भी क्या एक सम संख्या की, 4 में भी 2 का भाग चला जाएगा। 6 भी क्या एक सम संख्या है, 8 भी क्या एक सम संख्या है, 10 भी क्या एक सम संख्या है, और 12 भी क्या एक सम संख्या, etc और भी ऐसे। तो वो संख्या जिसमें 2 का पूरी बार भाग चला जाए, मतलब वो संख्या कौन सी होती है? सम संख्या होती है। सम संख्या के बारे में समझ में आया। उसके बाद हमें देखना है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो कौन संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है।
जैसे मान चलो हमने 3 ले लिया, अगर हम 3 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखो जैसे मान चलो 3 है, इस 3 में अगर हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचा, 1, मतलब शेषफल कितना बचा, 1। तो जब शेषफल 1 बचा है मतलब 3 में 2 का पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, अतः 3 क्या एक विषम संख्या है। तो 3 भी क्या हुई, एक विषम संख्या है। उसके बाद 5 भी क्या एक विषम संख्या है, क्योंकि 5 में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। 7 भी क्या एक विषम संख्या है। 9 भी क्या एक विषम संख्या है। 11 भी क्या एक विषम संख्या है। etc और अनेक संख्या भी क्या है, विषम संख्या। तो हमको याद रखना है विषम संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि क्लासिफिकेशन नंबर में हमने जितनी सारी संख्याओं के बारे में बताया है, मुझे आशा है कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हुई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की रोज़ वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले जब भी कोई वीडियो डले तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।